वेलकम एवरीवन। वेल माय नेम इज अरिजीत। तो आज 2019 वाला पेपर हम लोग करने वाले हैं। किसका? सी सेट वाला। ओके, तो जीएस के सारे हो गए। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि लगातार आप रिवाइज कर रहे हो। सी सेट भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। करना ही है आपको। लगभग 45 डेज आप लोगों के पास है। आज 2 मई है। उसके हिसाब से तो जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, करंट अफेयर को बार बार रीड करते रहिए, और जो पीवाई क्यूज है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आप डेफिनेटली अच्छे से करेक्ट करोगे। ठीक है, तो आइए सीधा फिर पैसेज पे बात करते हैं अपन। सबसे पहला जो पैसेज है उस पर अगर बात करें कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अनटचेबिलिटी के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। इतिहास अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में यहाँ पे लिखा। दूसरा, इतिहास और राजनीति, ये दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक फिर से यहाँ पे यूज हुआ है, तो इस तरह से 3 बार यहाँ पे यूज हो चुका है। जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में हो भी रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उनमें सुधार न हो पाए। सुधार न होने देने के पीछे दो कारण कहे जा सकते हैं। एक तो यह है कि केवल इतना ही नहीं कि न्याय की जो जड़ें हैं इतिहास में गहरी जमी हुई है, बल्कि अन्याय स्वयं की शोषण की आर्थिक संरचनाओं, भेदभाव की विचारधाराओं और प्रतिनिधित्व की रीतियों को संरचित करता है। हाँ जी। दूसरा यह है कि ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली होती है। यह कोटि जटिल होती है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी अपकार की, आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति, दूसरे अपकारों से आंशिक रूप से स्वायत्तता हासिल कर लेने की होती है। यह भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ है। तो पूछ रहा है कि मुख्य विचार क्या है। तो यहाँ पे सुधारों की बार बार बात हो रही है। सबसे पहले अनटचेबिलिटी की बात हुई, फिर इतिहास की बात हुई, फिर यहाँ पे इतिहास की गहराई में गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले क्या था और क्या नहीं था। तो सीधा अपन इसका पैसेज में सबसे पहले अपन अगर पहला ऑप्शन पढ़े तो भारत में अनटचेबिलिटी को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से नहीं लिया है। तो जहां तक मुझे आइडिया है, तो आप लोगों ने भी इस पूरे पैसेज को पढ़ा है, तो गंभीरता से लेना चाहिए। लेना चाहिए, बट उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इन्होंने कभी, इतिहासकारों ने भारत जो अनटचेबिलिटी है उसको कभी सीरियस लिए नहीं। दूसरी बात, मुख्य विचार पूछा तो अनटचेबिलिटी की बात तो यहीं पर आकर के शुरू की 3 लाइनों में खत्म हो गई थी। ठीक है, इतना आगे यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं, बट आगे इतिहास के बारे में ज्यादा बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा नोट मेंशन हो जाएगा ना, सीधी सीधी बात है। हमें मुख्य विचार यानी कि वो पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर वो टॉपिक क्या है जिसके आर बार आस आजू बाजू में ये सभी लाइनें घूम रही थी। इतिहासकार, अन्याय, ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, देखते इसको गलत करो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। ठीक है, ये वाली बात हमारे यहाँ पे सही है कि कठिन नहीं, असंभव नहीं, बट कठिन है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर इसमें सुधार हो नहीं सकता। ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, फिर सबसे लास्ट की लाइन देखो कि भारत के सुधार के इतिहास में ऐसी, तो मतलब सिर्फ इतनी सी लाइन को पढ़ोगे मतलब भारत में कुछ सुधार हुआ है। इतिहास की अगर बात करें, इतिहास के गर्त में जाकर के अगर झांकने की कोशिश करें, तो भारत में कुछ सुधार हुआ। सुधार तभी हुआ है जब सुधार की आवश्यकता थी। इसका मतलब यह संभव तो नहीं है, कठिन था। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे सही है, तो इसका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सी यहाँ पे नॉट मेंशन है, एज इट इज। यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि सामाजिक भेदभाव और वंचन की जो जड़ें हैं वो दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। ठीक है, चलिए आइए आगे। पूर्व धारणाएं पूछ रहा है कि कौन सी चीज सही है। तो आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक सामाजिक भेदभाव मिटता है। कहने भर को यह बात ठीक है, बट सिर्फ ऐसा करने से ही सामाजिक भेदभाव मिट जाएगा नहीं। यहाँ पे राजनीतिक पहलुओं की भी तो बात कर रहे हैं ना पूरे पैसेज में। ठीक है, दूसरी चीज, एज इट इज ऐसा कुछ लिखा नहीं गया कि सिर्फ आर्थिक भेदभाव से ही आप सिर्फ सामाजिक भेदभाव को मिटा दोगे, नहीं, नॉट करेक्ट। आर्थिक राज्यव्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों में सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि लाइक या तो कोई चीज मेंशन नहीं होगी, दूसरा मेंशन अगर है तो वह या देखना पड़ेगा उसको कि एक्सट्रीम है कि नॉर्मल है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सट्रीम दे रखा है इन्होंने कि डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जबकि आप पूरे पैसेज में तो डेमोक्रेसी की बात ही नहीं हुई है। इट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, और इस तरह से यहाँ पे डी जो है आपका सही हो जाएगी कि यहाँ पे कोई भी जो पूर्व धारणा है वो वैध नहीं है। वैध इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे नॉट मेंशन है इन दिस पैराग्राफ, इन दिस पैसेज। ओके, शिक्षा। अब सबसे पहले देखो कि शिक्षा और जीवन की बात हो रही है, तो शायद इसके आसपास कहीं घूमे, चलो देखते हैं आगे। जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खासकर यह इस तेजी से बदलते वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। फिर विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के अभिरक्षक और संस्कृति तथा विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान के प्रवर्तक है। संस्कृति चिंतन की क्रियाशीलता और सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं की ग्रहणशीलता होती है। केवल
बहुत सी जानकारियों से युक्त व्यक्ति ईश्वर की धरती पर सिर्फ एक उबाऊ इंसान भर है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाए जिनके पास संस्कृति और विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान दोनों हो। ठीक है, तो जिसके पास संस्कृति भी हो और विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान दोनों हो, हमें ऐसे व्यक्ति तैयार करने चाहिए। और उनका विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराई और कला की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथ मिलकर यह यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइक रचनात्मकता की बात की है, आगे ले जाने की बात की है, कुछ सुधारों की बात की है, कुछ नएपन की बात की है। पूछ रहा है कि पूर्व धारणा यहाँ पे वेद कौन सी है। सुशिक्षित व्यक्ति से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा इस पैसेज को पढ़ने भर से तो ठीक लग रहा है, परंतु इस पूरे पैसेज में कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है कि सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित जो समाज है आधुनिक समाज में रूपांतरित नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, ये पूरी तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरी बात, नॉट मेंशन है अकॉर्डिंग टू पैसेज। जब मैंने क्या कहा था कि जब भी आप लोग पैसेज कर रहे हो तो आपकी दुनिया जो पैसेज से बाहर नहीं जानी चाहिए। संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति में शिक्षा पूर्ण नहीं होती। यहाँ पे ये तो सब बातें हो रही है, संस्कृति वर्ड इसीलिए तो बार बार यूज हो रहा था। ठीक है, इसी चिंतन की क्रियाशीलता की तो बात हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे सही है, इसका मतलब पहला गलत दूसरा सही है, तो इसमें बी जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना मोर देन सफिशियंट है। इतना करो और आगे बढ़ो, करो और आगे बढ़ो। मृदा जिसमें हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं एक जीवित संसाधन है जिनके बनने से वर्ष जिनने जिसके बनने में वर्षों लगते हैं, तथापि यह मिनटों में नष्ट हो सकती है। प्रति वर्ष 75 अरब लगभग 75 अरब बिलियन टन उर्वर मृदा क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। यह चिंताजनक है और केवल खाद्य उत्पादकों के लिए ही नहीं। मृदा विशाल मात्रा में CO2 को कार्बनिक कार्बन के रूप में रोके रखती है, यानी कि कार्बन की आवश्यकताओं को पूरा करती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रख सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी के आसपास बात हो रही है। मिट्टी काम क्या करती है, क्या उसके फायदे हैं, उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से पूर्व धारणा पूछिए कि कौन सी इसमें वेद है। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है। अब ये बात तो ठीक है, इसको होल्ड कर लेते हैं। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानवोद्भिक एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक है, तो ऐसा एज इट इज यहाँ पे लिखा नहीं गया कि सिर्फ मानवीय कारणों से ही मिट्टी का जो है वो क्षरण हो रहा है। मैंने कहा था ना कि अंग्रेजी कैसे भारी भरकम वर्ड, सबसे पहले देखना कि वो रिलेटेबल है कि नहीं है, एज इट इज वो मेंशन है कि नहीं है। तो ये मेंशन नहीं है। बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा की पूरे पैसेज में सिर्फ ये लिखा है कि मृदा जो है वो खाद्य पदार्थ उगते हैं, उसमें एक जीवित संसाधन है और जिसे बनने में वर्षों लगते हैं। बट ये नहीं लिखा कि फूड इनसिक्योरिटी जो लेकर के है उसके केस में जो मृदा है वो सबसे महत्वपूर्ण जो मृदा का क्षरण है विश्व में व्यापक खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य कारण है। नहीं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं लिखा गया कि मिट्टी के क्षरण की वजह से खाद्य सुरक्षा पैदा हुई है। तो दोनों ही मेंशन नहीं है, एक भी मेंशन नहीं है, दो भी मेंशन नहीं है, तो इस तरह से इसमें सी जो है आपका सही चला जाएगा। संधारणीयता एक पॉजिटिव वर्ड है, जलवायु एक पॉजिटिव वर्ड है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्बनिक और ऑर्गेनिक कार्बन को रोके रखती है और वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाने से बचाए रखती है। इससे आप उसका बार बार यूज कर सकते हो। और संधारणीयता या धारणीय प्रबंधन इसी की तो बात कर रहा है, मैनेजमेंट की तो बात कर रहा है। लास्ट की 3 लाइनें ये मैनेजमेंट की तो बात कर रही है। इस तरह से इसमें जो आपका केवल 3 जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकीय रूप से मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न तो दिखाई देती है और नहीं मापी जा सकती है। गुरुत्व बल की ही तरह शक्ति समानता का संगठक है, चाहे वह आय, संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी की भी हो। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। तो अमूर्त प्रकृति का ये यहाँ पे पैसेज है। चलो इस पे बात करते हैं कि क्या है, पूछ रहा है ये यहाँ पे। फिर पूर्व धारणाएं पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से सही है। तो पांचवें स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि किसी समाज में असमानता होने के लिए आर्थिक शक्ति एकमात्र कारण है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत करो। आप जैसे इसको एक नंबर को गलत करोगे आपका केवल 3 आंसर आ जाएगा। 2 नंबर आपको देखना है कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा। आर्थिक शक्ति को अप्रत्यक्ष अनुभविक विधियों की अपेक्षा इसके प्रभाव के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। तो किया जा सकता है कैन, और यहाँ पे प्रभाव से इसको विश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, सही बात भी है, सही
स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा है, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार के समानता शक्ति को सुदृढ़ करती है। यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो ना, नहीं लिखा गया एज इट इज नोट मेंशन है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा आपका। केवल 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव, बहुत वाइड स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। अमूर्त प्रकृति के जितने भी पैसेज होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत यही होती है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंडर कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा सही, ठीक है। अब आइए आगे। जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों को वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का मिलने का लाभ पहुंच सकता है, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विषय के अन्य प्रभाव जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने के हानिकारक होना कम हो जाएगा। विश्व कैसे अनुकूलन करेगा? अनुसंधानकर्ता यह अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल और गेहूं, इन 4 पण्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी। इनमें कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर के नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं, ठीक है। कुछ को लाभ पहुंचेगा, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती है, ठीक है। इन्होंने खुद ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बनाया यहाँ पे। राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेगी कि भविष्य में कृषि भूमियां कैसे निष्पादन करेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं वो भविष्य में डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा है यहाँ पे छठे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि भविष्य में वे सभी किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसलें उगाएंगे। जल परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कुछ प्रमुख फसलों को निश्चित भूमि में स्थानांतरित करने से कृषि के दिन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार कृषि उत्पादन बढ़ेगा। ऐसा तो उस नोट मेंशन लिखा नहीं गया, ऐसे प्रभाव नहीं लिखे गए। जलवायु परिवर्तन अत्यधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि तापन से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु परिवर्तन ही उपज को निर्धारित नहीं करेगा, ठीक है। ये लिखा है ना इसने, तो जलवायु परिवर्तन तो केवल नहीं, इन्होंने एज इट इज बात लिखी। अब 2 चीजें बच गई कि सस्य विविधता पर जलवायु परिवर्तन अ, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, जबकि पहला है कि भविष्य में वे सभी किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और खेतों में विविध फसलें उगाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ज्यादा लाइक डाइवर्सिफाइड टाइप, ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये कई तरह की बातें कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसमें लाइक अगर बात करें अपन लोग, कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेगी, तो यहाँ पे ये तो बात है ना कि कौन सी कृषि पद्धतियां, ठीक है। अगर वो फसल इन ऐसी फसल पद्धतियों को लाइक अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे तो भी सही बात है कि खेतों में विविध फसलें उगाएंगे और तभी उनको लाभ होगा। तो यहाँ पे लास्ट की जो लाइन है वो यहाँ पे इस बात को सिद्ध कर रही है। इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। प्रतिकूल प्रभाव डालेगा कि अनुकूल प्रभाव डालेगा, खराब प्रभाव डालेगा कि बुरा प्रभाव डालेगा, ऐसा कुछ मुझे तो यहाँ पे इस पूरे पैसेज में कहीं मेंशन हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों तो नोट मेंशन है और ये वाला यहाँ पे लिखा गई नहीं गया ये भी नोट मेंशन है, ये वाला बचा हमारे पास। इस तरह से इसका आंसर ही आ जाएगा। आंसर का आएगा यहाँ से, ये वाली लास्ट लाइन से आ जाएगा, ठीक है। चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसी 5 उंगलियां होती है जैसे कि ओरंगटाउन या मनुष्य की होती है। साथ ही वैसी कलाई जुड़ी होती है। कलाई की हड्डियों के गुच्छ से जो कि बाहें की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने होते हैं, खोदने के लिए बने छछूंदर के हाथ, घोड़े के पांव, सूस के पाद और चमगादड़ के पंख, ये सभी एक ही पूर्ति रूप में बने हो। तो वो जो नहीं होते इसके लिए यार उसमें बायोलॉजी में इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, मैं एग्जैक्ट उनको याद नहीं कर पा रहा। जैसे उनकी बनावट सेम होती है बट काम अलग अलग होते हैं, कुछ के काम अलग अलग होते हैं, कुछ के लाइक बनावट अलग होती है बट काम सेम होते हैं, ठीक है। वो अंग होते हैं ऐसे समवर्त, पता नहीं समवर्ती पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ होता है। तो वो आप उसको देख लेना एक बार। वही कुछ पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे तर्कसंगत विवेक वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछ रहा है कि कौन सा है इसमें। तो हाथ का समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का एक और जैव विविधता का उदाहरण नहीं, जैव विविधता का उदाहरण थोड़ी ना है। जैव विविधता इस बात से निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। ये जैव विविधता नहीं है भाई। जैव विविधता तो अलग होती है, जैसे एक ही पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरह के स्पीसीज का रहना, वो जैव विविधता है, ना कि ये जैव विविधता है, ठीक है। देन विभिन्न जातियों स्पीसीज पर हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कर 1 मिनट के लिए करती है, यह जैव विविधता का उदाहरण है। नहीं, ये भी जैव विविधता का उदाहरण है, ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना ठीक है। जैव विविधता का उदाहरण तो थोड़ी है, इसने कहीं भी नहीं लिखा जैव विविधता का ये ऐसा ऐसा है। मनुष्य और
उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। इसे एवोल्यूशन बोलते हैं। ये क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद आया आया है। ठीक है, वो लाइक ये यहाँ पे इस तरह की चीजें मेंशन नहीं कर रहा कि क्रम विकास में संयोग का उदाहरण है ये वो सब नहीं। ठीक है, बनावट सेम हो सकती है तो उसमें क्या तरीका, क्या क्या दिक्कत है? बनावट तो सेम हो सकती है लेकिन काम अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है काम अलग अलग हो, सॉरी बनावट अलग अलग हो, काम सेम हो सकते हैं, तो वो उस चीज पे डिपेंड करती है। चौथा स्टेटमेंट देखोगे ना कि मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। हाँ, ये आप यहाँ पे कह सकते हो, जब विकास हो रहा था मनुष्य का तो उसी समय इन सबका भी विकास हो रहा था। तो जिस तरह की जरूरतें मनुष्य की थी उसी तरह की जरूरतें चमगादड़ों की रही होगी, छछूंदर सूस या फिर घोड़े की रही होगी या चमगादड़ की रही होगी। तब इनमें क्या कि क्रम विकास में क्या होता है, इनमें साझा इतिहास है इनका, एक साथ ये बढ़े हुए, इसकी पुष्टि करता है ये। ठीक, तो ये बायोलॉजी में प्रॉपर एक थीम चलती है इसमें, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वो कौन से अंग होते हैं। लाइक कुछ अंग देखो, इसमें क्या होता है कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनमें काम समान होता है, यानी वर्क है वो एक सेम करते हैं, बट उनका जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ का क्या होता है, ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है बट वर्क जो है डिफरेंट होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे मुझे उसका भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ, बिल्कुल भी स्किप हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। फिर वही वाली बात है कि जो अच्छे से पूरे पेशेस की अगर बात करें, यहाँ पे ये चीजें कहीं भी मेंशन ही नहीं है ना, कर्म विकास वगैरह कि संयोग से उदाहरण है, ये है वो है, नहीं है। बट लास्ट वाला जो है ना वो बहुत लाइक बहुत सारी डायमेंशन के साथ बता रहा है कि मनुष्य और जो 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 भी जंतु यहाँ पे बताए गए हैं, अ, उनका सीन क्या है कि उनका जो क्रम विकास का जो साझा इतिहास रहा है, ये इसकी बात कर रहा है कि जब मनुष्य ग्रोथ कर रहा था तो ये भी ग्रोथ कर रहे थे, जरूरतें समान रही होगी तो इस तरह से इन्होंने ग्रोथ किया होगा साथ में। ठीक है, तो इतना वो डीप में नहीं जाना है इसको। लाइक सबसे इजी स्टेटमेंट के साथ आपको अच्छे से पॉजिटिव सोचते हुए आपको उसको क्लिक करना है, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा वहां पे, है ना। लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व अंटार्कटिक महासागर पूरी तरह से फैला हुआ नहीं था और जंतु जिनमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे, एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पूरे ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे। पृथ्वी आज की अपेक्षा अधिक उष्ण थी, किंतु जैसे जैसे पूरा नूतन युग समाप्त हुआ और आदि नूतन युग प्रारंभ होने लगा तो यह और अधिक बल्कि तेजी से आमूल रूप से उष्ण होने लगी। कारण यह था कि कार्बन का अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिक और अकस्मात निर्मुक्त होना। ठीक है, पुरातन और आदि नूतन उष्मीय महत्व यानी पेलियोसिन इयोसिन जो थर्मल मैक्सिमम या पीईटीएम कही जाने वाली इस अवधि के दौरान वायुमंडल में उतना कार्बन अंतक्षिप्त हुआ जितना आज मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के सारे भंडारों को जलाकर अंतक्षिप्त होगा होता। पीएटीएम लगभग 1.5 लाख वर्षों तक, जब तक कि कार्बन की अतिशय मात्रा पुनः अवशोषित नहीं हो गई। इसमें सूखा ये तब तक बना रहा जब तक कार्बन की अतिशय मात्रा अवशोषित नहीं हुई पुनः, और इसमें सूखा, बाढ़, कीट प्लेग, कतिपय विलोपन हुए। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बना रहा। वास्तव में यह फला फूला और इसमें घोर भिन्नताएं भी आई, चेंजेस भी आए उसमें। ठीक है, पूर्वधारणा पूछ रहा है कि कौन सी पूर्वधारणा है इसमें, 8वें क्वेश्चन में। तो लाइक अगर बात करें यहाँ पे, तो भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है किसका, भूमंडलीय तापन का। तो यहाँ पर अगर जैव विकास की अगर बात की जाए तो एक बार इसको होल्ड कर लो। ऑप्शन में कोई दो सही है कोई दो गलत है। ठीक है, वेद पूछा है इसमें से कौन सा वेद है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कि भूसहतियों के पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मुक्त हुई। भूसहतियों के पृथक होने से, तो जितना आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कार्बन का अति विशाल रूप से भूवैज्ञानिक अकस्मात निर्मुक्त होना, बट इसका रीजन नहीं लिखा गया कि भूसहतियों की वजह से ऐसा हुआ है क्या, नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया। इट मीन्स कि ये तो नोट मेंशन हो गया। जब नोट मेंशन हो गया तो इसको नोट मेंशन करो कि 2 नंबर तो गलत है, इसका मतलब कि 2 नंबर गलत है, यहाँ पे 2 नंबर गलत हो जाएगा। 3 नंबर आपका सही है कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापन बढ़ने से इसके वनस्पति जात और प्राणी जात की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। कैन की बात कर रहा है, परिवर्तन की तो बात कर ही रहा था ऊपर। ठीक है, चेंजेस तो आए ही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है ही, वैसे भी सही है। वर्तमान मानवकृत वायुमंडलीय तापमान से अंततः ठीक वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जैसे 56 मिलियन वर्ष पहले थी। तो यहाँ पे इसने कुछ लिखा है कि 56 मिलियन वर्ष पहले ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे चीजें थी। बट इसके बाद भी इसने कहीं भी ऐसा तो मेंशन नहीं किया ना कि लाइक 56 वर्षों के बाद ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, नहीं। ये चीजें बिल्कुल एक्सट्रीम है। तो आप सबसे पहले चाहो तो चौथा स्टेटमेंट पढ़कर भी इसको नोट मेंशन कर सकते हो, एक्सट्रीम कर सकते हो, नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ पैसेज में लिखा नहीं गया है। और पैसेज ही आपकी दुनिया है, तो जैसे ही आप 4 नंबर भी गलत करोगे तो आपका आंसर 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, चौथा भी अगर आप काट दोगे तो चौथे के हिसाब से भी बी और डी आपका कट रहा है, फिर आपको वहाँ पे 50-50 करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका एक सही हो रहा है और 3 आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचना है। तो ये कह रहा है कि भूमंडलीय तापन तापन का इस ग्रह के जीव विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जैव विकास, देखो ये रहा कीट प्लेग हो गया, तो
तो कीट हो गया, कीट प्लेग वगैरह है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जैव विकास से ही तो संबंधित है। ठीक है, इनका विलोपन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे चीजें हैं। और घोर भिन्नताएं आई हैं, जीवन पर अस्तित्व बना रहा बंद वास्तव में फूल फल की इसमें घोर भिन्नताएं आई। भिन्नताएं आई तो जैव विकास हो रहा है, तो जैव विकास मतलब क्या होता है कि लाइक ये जरूरी नहीं कि ये बहुत पॉजिटिव तरीके से हो सकता है कि बड़े बड़े डायनासोर ही पैदा हो जाए, छोटे जीवों को रहने नहीं देंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ कुछ इनडायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो ऐसा नहीं लिखा गया, बट ठीक है फुलफिल कर रहा है। फिर एक शुरू की ये जो लाइन है कि ग्रीनलैंड में चलकर जा सकते थे ये प्राइमेट पूर्वज वगैरह है वो यहाँ पे जा सकते थे, और पृथ्वी पहले की अपेक्षा गर्म थी, तो ठीक है, तो चल करके जानना, और ये सब उनकी लाइक डेली लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। और डेली लाइफ में एक इंसान क्या करता है वो उसके जैव विकास से संबंधित होता है, कि सालों साल वो एक ही काम करता रहेगा या तरह तरह का काम करता रहेगा, तो वेरिएशन तो आएगा ना। तो उस तरह से इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो इसको, है ना। एज इट इज ऐसे लाइन नहीं दी गई है, और मैं इसको थोड़ा सा टफ बोलूंगा, बट टफ है नहीं, ये आपको एलिमिनेट करना था इसमें, और आपका डेफिनेटली इसमें आंसर आ जाता है ना। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे रीजनिंग वगैरह शुरू हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से कर ही लोगे, मेरा वो काम है नहीं इसको करवाना। देन आगे अगर बात करें यहाँ पे पैसेज की, तो 8 पैसेज है यहाँ पे, सॉरी 6 पैसेज के बेस पे 8 क्वेश्चन है। जो लो एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उपकरण सस्ती वस्तुएं हैं, इनकी सुरक्षा के साधन शामिल करने के से इनकी लागत बढ़ जाती है। इस श्रेणी में वस्तुएं उन एप्लीकेशंस के साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही है। अनेक गृह उपयोगी अप्लायंसेज, थर्मोस्टेट्स और सुरक्षा और मॉनिटर जो डिवाइसेज हैं, और जो इसके अलावा वैयक्तिक सुविधा अनुप्रयुक्तियां आईओटी की श्रेणी में शामिल होती है। और इस प्रकार की स्वस्थता पर दृष्टि देने वाली अनुप्रयुक्तियां कतिपय चिकित्सीय इम्प्लांट्स और कारों ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर जैसी जितने भी लाइक चिकित्सीय यंत्र ऑफ इम्प्लांट्स और कारों यानी ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जैसी अनुप्रयुक्तियां भी इसी श्रेणी में आती है। ठीक है, आती हैं, ओके, डिवाइसेस जो आती है इसमें आती है डिवाइसेस है। उम्मीद है कि आईओटी कई गुना रफ्तार से बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरुत्साहित कर रही है। ठीक है, सुरक्षा की नई नई चुनौतियां आ रही हैं, तो क्या है उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि क्या इस पूरा पैसेज कह रहा है। तो समर्थकारी है भारत में समर्थकारी यानी इनेबलिंग प्रौद्योगिकी का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा बन सकता है। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं गया इस स्टेटमेंट में, मैंने तो भाई नहीं देखा ऐसा कोई लाइक, है ना, ऐसा कोई वर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। आसन सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी को अपनाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, नॉट मेंशन है भाई, ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, नॉट मेंशन। देन लिखा है कि सस्ती लो एंड आईओटी अनुप्रयुक्तियों के अनुविकसित हो जाने से जीवन और आरामदेह अधिक बन जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कितने आईओटी अनुप्रयुक्ति से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरों को पहचानना बहुत आवश्यक है। सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण तरीके से, तो विवेकपूर्ण तरीके से मतलब आपकी लाइफस्टाइल को कैसे प्रभावित करेगा नहीं करेगा, तो इसमें जो आपका डी जो ऑप्शन है यहाँ पे एज इट इज इसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, कि ये जो लास्ट की जो ये जो लाइन है यहाँ पे जो निरुत्साहित कर रही है सुरक्षा की चुनौती है, इसलिए जरूरी है कि आप इनको इसमें सिक्योर इनको बनाया जाए, ताकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसमें कहीं तरह का इंटरफेयर ना हो, आपकी प्राइवेसी बनी रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे, है ना। ठीक है, 21 हो गया आपका। देन आइए आगे कि जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकार सामाजिक क्षेत्र को पुनर्संरचित संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है, इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन करे। विकासशील देशों से जो बिग डेटा है मुक्त रूप से जो कलेक्ट और या फिर खंडित किए जाते हैं, उन्हें विकसित देशों में डिजिटल आसूचना में रूपांतरित कर दिया जाता है। यह आसूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना और एकाधिकार पर किराया वसूल करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए टैक्सी कैब की सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों और चालकों का नेटवर्क नहीं है, यह जाने अनजाने सॉरी या आने जाने लोक परिवहन, सड़कों यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों और चालकों की व्यक्तिगत व्यवहार पर विशेषताओं आदि से संबंधित डिजिटल आसूचना ही है। पूछ रहा है कि सर्वाधिक तर्क संगत और विवेक पूर्ण उपनिगमन क्या है। उपनिगमन को क्या बोलते हैं भाई, मोस्ट लॉजिकल रेशनल कोरोलरी क्या है। कोरोलरी पूछा तो भाई टफ ही जाएगा ना थोड़ा सा लाइक। सबसे पहले देखते हैं फिर ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सामाजिक आर्थिक संरचना से ठीक पहुंचाता है इसके। ठीक है, तो ऐसा अनुकूल नहीं है, नोट मेंशन है, कहीं भी नहीं लिखा। वैश्वीकरण तो वैसे भी एक सकारात्मक चीज है। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बताए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराए पर आधारित करना चाहिए, नोट मेंशन, कहीं भी नहीं लिखा गया, इसको होल्ड करो एक बार। 2 नंबर को, भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार की मात्रा मान के समानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होती है भाई,
समानुपाती का तो मतलब ये हुआ ना कि बड़े आंकड़ों की हानि इसकी विदेशी व्यापार के साथ, मतलब जितना जितना आंकड़ा देगी उतना ही ज्यादा हमारा नुकसान होगा। इस तरह की भारी भरकम बातें जो है वो वहां पे तो की ही नहीं गई है ना। तो ये भी नोट मेंशन नहीं है। और फिर सावधान रहना चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। वो विवेकपूर्ण उपनिगमन की जब भी बात होती है, मैंने कहा कि थोड़ा सा टेढ़ा आंसर आपका जाएगा। एज इट इज वो लिखा नहीं होगा। यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र को पुनर्संरचित करने की बात हो रही है। देन यहाँ पे विकासशील देशों के डेटा की बात हो रही है। इसके बाद में एकाधिकार परक, जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा कि एकाधिकार तरीके से वो सॉरी एकाधिकार अपना यूज एकाधिकार के माध्यम से किराया वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिव चीजें हैं जो कह रहा है कि कहीं ना कहीं कि डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है ताकि इस तरह की जो नुकसान है, एकाधिकार परक होना, उनका डेटा का, बिग डेटा का लाइक गलत यूज ना होना, इन चीजों से बचने के लिए यहाँ पे लाइक सावधान होने की आवश्यकता है। तो विवेकपूर्ण जब भी जहां भी वर्ड आपको दिखे वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा स्टेटमेंट हमको ढूंढना है जो हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन को, हमारी प्राइवेसी को डायरेक्टली हिट करता हो और हमें बचाता हो, हमें सिक्योर रखता हो। हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जब भी विवेकपूर्ण आए और उसके आगे आगे उपनिगमन लिखा हो। ठीक है। फिर आगे पूछा है कि सर्वाधिक निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित कौन सा है, इसमें से कौन सा सर्वाधिक रूप से निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित है। तो 23 की बात की जाए तो डिजिटल स्थान में बड़े बिग डाटा एक मुख्य संसाधन है। बिल्कुल रिसोर्सेज एक बड़ा रिसोर्सेज है, इसी की बात कर रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्था में बड़े आंकड़े सर्जित, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। सॉरी। विकसित आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेषाधिकार है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट मेंशन है। तो मोनोपोली को दिखाएगा फिर। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व विकसित देशों की विशेषता है, नोट मेंशन। भाई ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, ये चीजें सही हो सकती है बट ऐसा पैसेज में नहीं लिखा गया डायरेक्टली। ऐसा डेटा ऐसा फैक्चुअल बात नहीं लिखी गई। भारत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन में नगण्य योगदान रहा है, तथा इसके प्रभाव का सामना करने के लिए भी अग्रिम पंक्ति पंक्ति में है। कृषि का अब वर्षा और तापमान के इतिहास औसत पर निर्भर नहीं कर सकते, और अधिक बारंबार होने वाली आत्यंतिक मौसमी घटनाएं जैसे कि सूखा और बाढ़ महाविपदाओं के रूप में परिमाणित हो सकती है। और नए खतरे सामने हैं, जो कि समुद्र स्तर में वृद्धि और जलपूर्ति पर पिघलते हुए हिम नदियों का प्रभाव। छोटे कृषि फार्म कितने महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में आज 2 अरब यानी 2 बिलियन लोग अपने भोजन और आजीविका आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। इतनी मतलब इतना इसका प्रभाव छोटे कृषि फार्मों का। भारत में छोटे जोत वाले जो किसान है वो देश का लगभग 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, और जिसका स्थानीय अथवा नेशनल फूड सिक्योरिटी में इनका योगदान है। ठीक है, तो देखते सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपनिगमन कौन सा, तो वैसी सी बात है जो अभी अपने 22 नंबर में देखी थी। 24 की अगर बात की जाए तो लिखा है कि छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी किसी भी कार्यवाही का महत्वपूर्ण भाग है। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती, नोट मेंशन है। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी, नोट मेंशन है। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो आप। भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बट छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना जो क्या है कि वो पर्यावरणीय रूप से धारणीय, मैंने जब भी क्या बोला था कि जब भी धारणीय वर्ड देखा पॉजिटिव करके आओगे, सही करके आओगे मोस्ट ऑफ द टाइम, लास्ट में ये सब चीजें बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली जो छोटी, ये वाली जो बातें हो रही है ये चीजें। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, आपका जो ए जो स्टेटमेंट है ना वो सही हो जाएगा। अभी यूपीएससी ने क्या किया था गाइस कि 2013 के बाद 14 15 16 तक आते आते क्या धीरे धीरे सीसेट में टफ कर रही थी, जिसमें पैसेज को धीरे धीरे उन्होंने टफ करना शुरू कर दिया था। अभी देखो, आप देख रहे हो कि सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निगमन कौन सा, जब 20 21 22 और 23 का करेंगे तो और टफ वहां पे पैसेज आएंगे। बट पैसेज से बाहर उनका आंसर नहीं होगा। तो आप में अगर इतना दम है, आप इतना दम रखते हो कि जितना मैक्सिमम आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो अंत अंत में आपके पास क्या होगा कि कोई दो ऑप्शन कम से कम आपके पास बचेंगे। वहां पे आपको लाइक उसको अच्छे से सोचना है, करना है, और आप डेफिनेटली वहां पे अपना आंसर जो है वो निकाल लाओगे। ठीक है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। 25वें क्वेश्चन की बात करो, पूर्व धारणा कौन सी वेद है पूछिए। खाद्य सुरक्षा की संभावना संभावित समस्या है, ठीक है संभावित है तो उसी का, अगर नहीं भी पढ़ा आप ऐसे तब भी आप संभावित मान के कर सकते हो। भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करनी होगी, भविष्य की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है, ठीक है सही करो भाई। बदलती जलवायु से निपटने के लिए सरकारों के चाहे वे कितनी भी अनिच्छुक हो, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन और उपयोग करती है उस पर कर और नियामक बोझ का सामना करेगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात तो
सॉरी ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा, और उनके पास अवरुद्ध संपदा यानी स्ट्रैंडेड एसेट्स, तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन पर छोड़ देना पड़ता है, बचे रहेंगे। अन्य तूफान अपेक्षाकृत और अधिक आंतरिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर, सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है, बदलती जलवायु के बारे में लिखा हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फूड सिक्योरिटी, मातृत्व सुरक्षा, कुपोषण, ये इस तरह के जो जितने भी पैसेज है वो लाइक यूपीएससी टॉपिक पे पैसेज बनाती है। पूर्वधारणाएं बनाई गई है, इनमें से कौन सी वेद है? तो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। ठीक है, पर्याप्त रूप से क्या है, तैयार होने कैसे, कंपनियों की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन सरकारों की भी बात गई है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, चीजें मेंशन कर रही है हमारे। तो एक नंबर को सही करो, जिसमें एक नहीं सबसे पहले तो उसको काटो। आंतरिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा, और जलवायु परिवर्तन की अपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि निवेश की बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के चाहे वे कितने इच्छुकों निवेशकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, जबकि आर्थिक विकास कम कम हो जाएगा सरकारों और कंपनियों का, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा गया है। वे कंपनियां जो बड़े मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती है, उस करोड़ नियामक का बोझ का सामना करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, बट ये कि उनका उत्पादन आर्थिक विकास कम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। दो नंबर को आप जैसे ही गलत करोगे, आपका एक और तीन जो आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब आओ आगे। विद्यालय उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालय शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया है। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा के साम्य के उन मुद्दों पर एक बहस थोप दी है जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ से बचे हुए थे। समतावादी शिक्षा ग्रहण का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जो कि कभी कभी न्यायोचित भी होता है। पूर्व धारणा इसमें से कौन सी वेद है? तो अवसर की समानता को एक वास्तविक बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नोट मेंशन इतना एक्सट्रीम नहीं दिया गया। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, और गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय नोट मेंशन है। तो अगर आप इसको भी गलत करोगे इस तरह से, आपका दो नंबर तो वैसे ही हो जाएगा। और ये वाली बात सही भी है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे चीजें बात कर रहा है इसकी, तो यहाँ पे ये ठीक है कि वर्तमान लाइक ये असमर्थ है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती भाई ये समतावादी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, जो केवल बी जो आपका सी हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, 27 हो गया आपका, डन हो गया। देन आइए आगे 28 के अंतर्गत आइए। अब 28 है कि भारत में जो टीबी है वो संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन है, उस में तपेदिक संक्रमित बहुसंख्या लोग निर्धन है, और उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव है, और बचाव के बारे में उनकी समझ न के बराबर है। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बना देता है, और उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर लेके ले जाता है। सच्चाई यह है कि यदि तपेदिक उन्हें न भी मारे तब भी बच्चे भूख और गरीबी से मारे जाएंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन परामर्श का अभाव, और महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं तथा परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, यंत्रणाकारी पार्श्व प्रभाव के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी करने में हतोत्साहित करते हैं, जिसके अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। सर्वाधिक तर्कसंगत, लॉजिकल, रेशनल और सबसे निर्णायक संदेश इसमें कौन सा है, ये पूछा है। तो देखो, भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है, नॉट मेंशन एक्सट्रीम। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचारों से कई अधिक और आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ये वाली, इनकी आवश्यकता है। ये सब, ये यहाँ पे जो लास्ट लिखा गया है इनको खत्म करने की आवश्यकता है। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा ये रहा। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निर्धनों तक पहुंच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं ऐसा त्रुटिपूर्ण सरकार की निगरानी, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, केवल तभी मुक्त होगा। इसको वैसे देखते गलत करो, भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आओ आगे। यहाँ पे रीजनिंग चल रहा है भैया, तो अपने हिसाब से कर लेना, कर लोगे, मुझे पता है। अरे बहुत स्मार्ट लोग हो यार, आप बहुत स्मार्ट लोग हो। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन होंगे 6 परिच्छेद में से। अरे यार भाई, कितना बुलवाओगे मुझसे, कितना बुलवाओगे भाई। तो हालत ये हो जाती है बोलते बोलते। अब आप लोग भी कर रहे हो, तो करते करते आपकी भी लाइक हालत खराब होती है। कोई भी बोल के पढ़ के देखना यार इसको।
बहुत टफ हो जाता है बोलना, तो इसलिए मेरे तो जो मैं बीच में से जो जो वर्ड्स है वो ब्रेक जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, एकदम गला सूख जाता है। अब ये मत कहना कि माउंटेन ड्यू पियो क्योंकि गला सूखता है तो भाई पीना चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका भी टाइम होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है, वह बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब यूपीएससी के फेवरेट है। जीएस में पूछ लेगी, वहां ने पूछा तो यहाँ पूछ लेगी इसी सेट में। जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए एक गैर सरकारी एकाधिकार सर्जित करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड अधिकांशतः कंपनी चालित हो, तो यह लाभ को अधिकतम करना चाहती है, वह भी थोड़ी ही अवधि में। और यही कारण है कि जो कंपनियां शाकनाशी, सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती है, ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं, क्योंकि काफी जल्दी ही जो नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह भी बात उठाई थी कि जो जेनेटिकली और मॉडिफाइड में जो प्राथमिकता ऐसे जिनों के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकार प्रभाव के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक। मतलब फसलें बनाओ तो यार ऐसी बनाओ जो सूखे से लड़ सके, लवणता से लड़ सके, कष्टकारी प्रभाव से लड़ सके, प्रोडक्शन ज्यादा दे, ये कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये फिर क्या है कि आप उससे क्या है कि फिर भविष्य में नुकसान ही होता है। ठीक है, उससे लाइक जो फूड साइकिल है वो उससे इफेक्ट होती है, इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा। ज्यादा किसी चीज की होती है तो खराब ही होती है। जैसे आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो न पढ़ने की आती भी खराब ही है। तो सर्वाधिक रेशनल, लॉजिकल और निर्णायक संदेश इसमें क्या है, तो लोक अनुसंधान संस्थाओं को जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। विकासशील देशों को यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए, ये सब कहीं भी नहीं लिखा गया भैया, नोट मेंशन लिखो, ये सब देखते गलत करो यार। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय, एग्री बिजनेस करने, खास तौर पे बिजनेस का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्या इन्होंने इन्होंने क्या किसी के घर पत्थर मार दिए क्या? नोट मेंशन, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया एग्री बिजनेस और खासतौर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये रहा पैसेज आपके सामने। अब मैं मेरा क्या है कि मैं पूरा पैसेज कम से कम पहले 10 बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, आपको करवाने से पहले भी एक बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, 11 बार हो गया, अब एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ दिया, तो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, like 12वीं बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी गई, कौन सी। अब बीच बीच का पूरे कहीं पे वर्णन ही नहीं किया गया, तो जहाँ वर्णन लाइक नहीं है तो उसको गलत करो ना। वर्तमान कृषि भारतीय परिस्थिति अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की कृषि के पक्ष में नहीं है, कहाँ लिखा गया है ये? भारत में ये सब कहाँ नहीं, भारत में तो इन सब का लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें लाइक ये कह रहा है पैसेज कि हाँ यूज हो रही है, बट आप ऐसे यूज मत करो कि प्रोडक्शन को प्रभावी बनाए ना, सूखे से लड़ने वाली हो, लवणता से लड़ने वाली हो, उन सब की बात करें, नॉट मेंशन है। और ये यहाँ पे एक बहुत ही सकारात्मक सा स्टेटमेंट है, मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लोक अनुसंधान संस्था है, लोगों से जुड़ी हुई संस्था है, उनको आगे आना चाहिए, इन सब की बात कर रहा है। तो वो धारणाएं क्या है, जो वेद है, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपनी द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। और अंततोगत्वा जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? भविष्य में आपको ज्यादा पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है भाई, ये वाला स्टेटमेंट सही है, विचार नहीं किया जा रहा है। इन्हीं पर तो विचार करने की आवश्यकता है। कैसे? ये जो लास्ट की, मैं इसको अगर ऐसे करूँ, ये जो लास्ट की लाइनें जो थी यहाँ पे, ये जो लास्ट की लाइनें हैं 3 4, अब इस लास्ट की लाइनों को मैं अगर ऊपर बात करूँ, ये जो यहाँ पे ये रही, ये जो यहाँ पे लास्ट, इसका आपका आंसर है पहले स्टेटमेंट का। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें केवल ए। ठीक है, आइए आगे। अधिकांश संक्रामक जातियां इनोवेसिव स्पीशीज न तो घोर रूप से सफल है और न ही अत्यंत नुकसानदेह है। ब्रिटेन के आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं और न ही खास तेजी से फैलते हैं, और यह अक्सर ब्रेकेन की तरह वे प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले होते हैं। नई जातियों का आगमन, एक सेकंड ऐसा, नई जातियों का आगमन हमें लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैविकता को बढ़ा देता है, लगभग हमेशा। बहुत से मामलों में नवा
गंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती है। इसका कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों और उद्योगोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह के विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहाँ कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने की प्रवृत्ति होती है। वह प्रकृति के अवसरवादी है। तो बहुत ही अजीब सा है। सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा है। विवेकपूर्ण जब भी बात आएगा तो वो आपकी आम जिंदगी को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आइए, आक्रामक जातियों को आप किसी देश के मरु क्षेत्र और व्यर्थ भूमि के पुनर्वासन के लिए किया जाना चाहिए? नहीं भाई, यहाँ पे तो नहीं लिखा गया ऐसा कुछ जो ऐसा कुछ बताता हो। नहीं, भले ही ये जैविकता को बढ़ाता है, बट ठीक है, यहाँ पे प्रदूषित झीलों वगैरह की बात की गई है, बस मरु क्षेत्र वगैरह की बात नहीं है, नोट मेंशन है। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून की आवश्यकता है, नोट मेंशन है। कई कानून वानून की बात ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध में मुहिम चलाना निरर्थक होता है, निरर्थक होता है। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जीवितता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा, मैंने कहा था कि थोड़ा टेढ़ा जाएगा इसका आंसर। तो कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है, क्योंकि वो जैव विविधता को बढ़ाती है भाई, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार वो नुकसान ही डाले आपका। तो मैं अगर इसको साफ करके ऐसे, तो मैं अगर ये कहूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके नोट मेंशन है, और कभी कभी वाला मामला ये जो है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जैव विविधता को बढ़ा देता है भाई, कौन? नई जातियों का आगमन। विदेशी पादपों के जो विरुद्ध अगर आप मुहिम चलाओगे, तो वो जैव विविधता को कैसे बढ़ाएगी? इस तरह से आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही जा रहा है। किया जाना चाहिए, चाहिए के साथ आप जा सकते हो कि आप ये कहोगे कि नहीं, इसका स्टेटमेंट ये वाला आंसर हो सकता है। तो वो जो आपके जो, अगर 28 पैसे जा रहे हैं और आपके जो 24 25 या 23 24 जो सही होते हैं ना, उस वो जो गलत ज्यादातर होते हैं ना, वो यही वाले स्टेटमेंट ज्यादा गलत होते हैं आपके। इस वाले आंसर को लगाते मुझे पता अच्छे से, और आपका आंसर यहाँ पे क्या होता है, गलत हो जाता है। तो कभी कभी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक हो जाता है। इस तरह से इसमें ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में डायरिया से होने वाली जो मौत है वो मुख्यतः खाद्य और जल के संदूषित हो जाने के कारण होती है। कृषि में संदूषित भूमि, जल और असुरक्षित रसायनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का भंडारण और रख रखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों के अस्वास्थ्यकर परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक हैं जिनके विनियमन और मॉनिटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको हाईलाइट कर लो। लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूकता होने की आवश्यकता है, बिल्कुल इसको भी हाईलाइट कर लो। खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल है, और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका विचार करते हुए कि शिक्षा सॉरी शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर डिपेंड करता है। गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण या शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का है। तो ठीक है, अब ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने, ठीक है। पूर्व धारणा कौन सी, वेद पूछिए, तो पैसे को बाद में पढ़ेंगे, सीधा ऑप्शन पढ़ते फिर एलिमिनेट करते हैं। खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की तो बात हो ही रही थी ऊपर, खाद्य पदार्थों की बात हो रही है यहाँ पे, फूड सिक्योरिटी को लेकर के, खाद्य संक्रामक व्यवस्था और इन सब की तो बात हो रही है लोगों की। ठीक है, तो एक तो सही है हमारा 44 में। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश की आवश्यकता है, नहीं, सिर्फ निगरानी प्रशिक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। मॉनिटर वगैरह की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी प्रशिक्षण निवेश का महत्व ये सब लिखा हुआ है, बट भारी निवेश की आवश्यकता, जनशक्ति बढ़ाने के लिए, जनशक्ति बढ़ाने में लाइक ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश नहीं, निगरानी और प्रशिक्षण में ही आपको निवेश बढ़ाना। तो 2 नंबर आपका गलत है। 2 नंबर आप गलत करोगे तो इस तरह से, अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सॉरी भाई, गलत बता दिया मुझे लगता है, फिर से पढ़ने दो, सॉरी, माय मिस्टेक। फूड सिक्योरिटी एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है, ये तो बात ठीक है, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेकर के ही बात हो रही थी पूरे स्टेटमेंट में। फूड खाद्य पदार्थों को लेकर के विनियम में उनके विनियमन, उनके रेगुलेशन, ठीक है, इन सब की बात हो रही थी यहाँ पे, कि खराब खाना ना मिले। और इसके बाद में फिर इसके लाइक निरीक्षण कर्मियों को अच्छे ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो रोगों से निगरानी के लिए। ठीक है, तो इन सब की बात हो रही है, तो अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है, तो अनेक विद्य समाधान यही तो है, ये वाला हो गया, ये यहाँ पे विनियम रेगुलेशन ट्रेनिंग वगैरह, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। भारत को फूड प्रोसेसिंग यूनिट को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त विधि निर्माण की आवश्यकता है, तो पर्याप्त विधि निर्माण की आवश्यकता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है, इस पैसेज में। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका गलत है, सॉरी मैंने 2 गलत कर दिया था, ये नोट मेंशन है यहाँ पे। तो 3 नंबर जैसे आप गलत करोगे तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश की आवश्यकता है,
इसका विचार करते हुए कि जनसंख्या शहरी जनसंख्या का कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है, गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का हो सकता है, ये ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग और उनके एजुकेशन पर। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि उनकी निगरानी और प्रशिक्षण पर। ठीक है, तो हाँ, ये मैं इसको अपने ट्रेनिंग और उनके लाइक एजुकेशन पे पढ़ रहा था। ये इनका निगरानी और प्रशिक्षण की बात है, तो यहाँ पे जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश की आवश्यकता है, ये वाली बात आपकी ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये रही, ये जो लाइन है ना, ये देखो ये रही, लोगों के मॉनिटर विनियमन की आवश्यकता है और तर्कसंगत अधिकारियों शिकायत के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ये यहाँ पे इसको है ना, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से इसके लिंक हो रहा है, तो इस तरह से इसमें केवल एक और दो जो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो मैं मिस्टेकली बता दिया आपको, हो जाता है यार, माफी चाहूंगा, आई अपोलोजाइज। हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की अपेक्षा की जाती है। हमारे नगर वर्तमान रूप में असहिष्णु, असुरक्षित और अधिक संख्या नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं, तथापि हमारे पुराने तरीकों हमारे पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन अनुभव और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अनन्य तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। ठीक है, यह प्रतीत तो होता है कि इस परिच्छेद में, ठीक है, तो क्या कह रहा है, भवन निर्माताओं के एकाधिकार और सम्राट समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉट मेंशन, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया ना, एकाधिकार की बात नहीं की गई है, सम्राट समूह की बात नहीं की गई है, स्मार्ट नगरों की यहाँ पे बात करें तो स्मार्ट सिटीज वगैरह की बात नहीं की गई है इसमें कहीं भी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देन कह रहा है कि मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है, नगर आयोजना में जन समूह की भागीदारी के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ये वाली बात ठीक है, कह रहा है कि हमारे नगर वर्तमान रूप से सहिष्णु, असुरक्षित और अधिक संख्या नागरिकों के लिए नए रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं, और योजना बनना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन और अनुभव आवश्यकताओं को दूरी बनाए रखते हुए बहुत सारे लोगों के स्थान क्रियाकलाप प्रथाओं को किसी न किसी भाग में होते हैं सके रूप से तर्क करने की विशेषज्ञता लिए हुए हैं, हितों की उपेक्षा ली जाती है। तो इस परिच्छेद में इसी चीज की बात की गई है कि जो नगर आयोजना में जनता के समूह की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उनकी भागीदारी होना जरूरी है ताकि उनको इन समस्याओं का, ये तो यहाँ पे समस्याएं दिखाई गई ना, इन समस्याओं का उनको नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डी जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। कितना पैसेज है यार, बोलते बोलते मुंह ही दर्द करने लग गया भाई, परेशान कर दिया उन्होंने। भारत के लोग सिर्फ अधिक जनसंख्या में निर्धन है और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित होते हैं। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक संवृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% बढ़ रही थी तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% की वृद्धि से बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 7-8% प्रति वर्ष बढ़नी शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% पे आ गई। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रतीत होता है और सही है। तो आधुनिक आर्थिक संवर्धी प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे बात हो ही रही है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरलिंक किया गया इन दोनों को, ठीक है, आर्थिक संवर्धी की भी बात हो ही रही है। देन भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, बहुत टफ टाइप का सा भाई वो है, क्या बोलते हैं, पैसेज है। काफी मायने में आधुनिक कृषि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ साथ पर्याप्त सहजीवित संबंधों को प्रोत्साहन नहीं देती। ठीक है, साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं, साक्षर ग्रामीण संख्या, अब ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको अपन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बहुत से अधिक संख्या में निर्धन है। अब ये नहीं लिखा कि ग्रामीण है कि शहरी है, तो फिर इसके अलावा फिर ग्रामीण शहरी कहीं भी नहीं लिखा, तो ये वाला जो ग्रामीण साक्षरता वगैरह का ये या इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले तो 4 नंबर को काटो यार, दिमाग एकदम घुमा दिया। अब एक और दो आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग। तो अधिकांश लिखा है आधुनिक आर्थिक संवर्धी प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है।
ठीक है। और ये अब दोनों स्टेटमेंट ठीक है, अपन पैसेज के हिसाब से आ गए, बट मेंशन तो कोई भी नहीं है। अब ये बहुत डीप टाइप का ना लाइक पैसेज हो गया। ये कह रहा है कि हमें विश्वास दिलाया जाए कि प्रबल आर्थिक संवृद्धि से पर्याप्त रोजगार तो उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा हमें विश्वास दिलाया जा रहा है, बट ऐसा तो नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 3% की ग्रोथ से बढ़ रही थी, तब संगठित जो क्षेत्र है उसमें रोजगार 2% की से बढ़ा। और जब ये अर्थव्यवस्था इस ग्रोथ से बढ़ना शुरू हुई ना, तो रोजगार बढ़ने की जो दर है वास्तव में घटकर 1% पे आ गई। तो ये कह रहा है कि आधुनिक जो आर्थिक संवर्धी जो प्रौद्योगिकी है प्रगति पर आधारित है। मुझे तो यहाँ पे कोई साउंड ही नहीं कर रहा अभी आधारित है कि नहीं है, क्योंकि एज इट इज डायरेक्ट तो उन्होंने कभी मेंशन ही नहीं किया है। फिर ये इतना अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ साथ प्राप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती है। अब ये वाली बात कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने ऐसा मेंशन ही नहीं किया पूरे इस पैसेज में। ये पैसेज कहीं पहले से तो नहीं है ना, हाँ कहीं पता लगे कि मैं आधे पढ़ रहा हूँ तो ठीक है। और भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। अब इसमें ये सीन है कि देखो, अब इसमें लाइक क्या है कि देखो, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुक्केबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। हो सकता है कि मैंने पैसे ज्यादा पढ़ लिए हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किया था तो उसको पता नहीं कैसे, जब भी मैंने इसको रिवाइज किया, तो मैं बताऊंगा आपको अलग से इसको। बट मुझे यहाँ तक ये जहां तक इसको देख रहा हूँ कि अगर ये सही है ना और ये सही है, तो तीसरा भी अब खुद ही सही होगा, ठीक है। अगर एक सही है, अगर दो सही है, तो तीसरा भी सही होगा, क्योंकि ये ना तो ये एज इट इज मेंशन है ना, ये एज इट इज मेंशन है ना, ये एज इट इज मेंशन है, ठीक है। मेंशन ये भी नहीं है चौथा स्टेटमेंट, बट क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेवा क्षेत्र वगैरह की इनडायरेक्टली बात की गई। अर्थव्यवस्था का संबंध सीधा सीधा सेवा क्षेत्र से, रोजगार और संगठित क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से इनडायरेक्टली लिखा गया। अर्थव्यवस्था वगैरह की बात हो रही है सीधी सीधी, ठीक है। श्रम प्रधान की बात हो रही है, रोजगार, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इनडायरेक्टली इसमें जुड़ा हुआ है। आर्थिक संवर्धी वगैरह मैं कहता हूँ हमेशा वर्ड फाइंड आउट करो, तो ठीक है, वर्ड फाइंड आउट किया तो उस तरह से लिंक हो गया। बट ग्रामीण जनसंख्या जनसंख्या क्षेत्र में प्रवेश की अनुच्छुक नहीं है, तो कहीं भी मेंशन नहीं है ना एज इट इज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी नहीं। ग्रामीण साक्षर जनसंख्या कहीं भी मेंशन ही नहीं है पूरे पैसेज में। तो मैं इस तरह से 4 नंबर को काट करके ये मान के कि क्योंकि ये भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ये भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ये भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है, तो वही कि कौन ज्यादा डायमेंशन लिए हुए है, उस हिसाब से मैं इसमें फिर सी कर देता हूँ। और इसका आंसर भी जो है वो भी, इसका आंसर भी सी ही है, सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार जो कहते हैं ना कि प्योर तुक्केबाजी है, या फिर एग्जामिनर का माइंड रीड करना है या सेंस यूज करना है, तो वो वही वाली चीजें यहाँ पे, और ऐसे आपको थोड़ा परेशान कर देता है एग्जामिनर कभी कभी, तो वही वाली चीजें थोड़ा इसको देख लेना यार, ठीक है। अभी इस पैसेज ने इतना दम निकाल दिया ना, आगे वाला पैसेज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा यार। भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की है जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने में मदद करते हैं। वे ऐसा कर सके इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंकिंग संपर्क एक तरह से इतने कम है कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तथापि भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है ताकि केवल एक बैंक के रूप में कार्य के लिए काम करे। संभवतः आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग एक पूरी तरह से पहुंचाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज के में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और उन प्रबंधकों के लिए जो भी न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा तथा लघु पेंशन योजनाओं जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध हो, बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो। उत्तर सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निर्णायक निष्कर्ष पूछा है कि भारत के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। कहाँ लिखा है ऐसा, नोट मेंशन है यहाँ पे। इन्होंने थोड़ा शुरू में लिखा कि दालें मदद करते हैं ऐसा लिखा है इन्होंने, ठीक है। सफल नहीं हुई ये सब उन्होंने लिखा ना भाई। सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्क और और आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और आवश्यकता है, विवेकपूर्ण तो ऐसा नहीं लग रहा भाई मुझे। और भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के लिए पास विविध कौशल हो, ठीक है। स्किल वगैरह की बात कर रहा है। वित्तीय समावेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, इसमें भी पॉजिटिव वर्ड मामला, मतलब इन दोनों में कहीं आंसर जाने वाला अपना। और बैंकिंग तक पहुंच बेहतर करना तभी बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्की को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति न हो। नोट मेंशन एज इट इज, ये तो सब मना किया है इन्होंने, तो ये तो नहीं होगा। विद कौशल, स्किलफुल, स्किल, ये सब स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। और इसके अलावा
आवश्यकता वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा गया ना यहाँ पे पूरे मैसेज में, ऐसा चाहिए चाहिए। तो स्किल वगैरह ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, लाइक ना बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं ये। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट के साथ ही जाना है। इनडायरेक्टली भी कहीं लिखा गया है क्या, जो का वैसा कर सके, बैंक लागतों को कम नहीं कर सकते, शिक्षा निवेश की आवश्यकता नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके ये सब लाइक, ये जो है ना यहाँ पे, ये जो लास्ट की 4-5 लाइनें हैं, यहाँ पे इस वाले इसका आंसर यहाँ पे ये है, फाइंड आउट करोगे आप। तो वित्तीय सार्थक समावेश, वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी है कि इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो ना, ये वाला जो है। तो ये यहाँ पे लिंक कर रहा है इसको सीधा सीधा ना, बेहतर प्रोत्साहन वगैरह, उत्पादों को भी वो सुनिश्चित लेखाओं को काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो, ठीक है ना, बेहतर प्रोत्साहन होंगे, लाइक उनके पास विविध कौशलता वगैरह है उनका, और लाइक क्या बोलते हैं उसको, भत्ते वगैरह अच्छे हों, उनका पेमेंट अच्छा मिले उनको, वो सारी चीजें यहाँ पे लास्ट की लाइन कह रही है। तो इस तरह से इसमें सी जो आपका सी हो जाएगा। और ये सारा रीजनिंग है, करते रहिए इनको। कितना है, 5 परिच्छेद है, 7 क्वेश्चन है। पूरा बोल बोल के गला सूख गया है गाइस, पूरा गला। भारत का फुटप्रिंट इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस और यूरोपियन संघ चीन की तुलना में कम है। नई अर्थव्यवस्था में सीखने के लिए इनके पास काफी कुछ है। तथापि उन समाधानों को ही क्रियान्वित करना चाहिए जो कि अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। भारत को वर्तमान अधोगामी उपागम की बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक व्यवस्था की खासतौर पर आवश्यकता है। विनिमय वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते, तथापि वे ये किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राय विनिमय रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाले असर या तो कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनिमय का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय रूप से बचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनिमय के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनिमय को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो कि अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखते हैं। सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कौन सा इसमें से पूछ रहा है। तो एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के तथा की यथा उपयुक्त माप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी। सहायक होगी, ये जनसंख्या के साथ इस तरह की तो यहाँ पे इन्होंने कभी बात ही नहीं की है भाई। अर्थव्यवस्था इसमें सहायक होगी, ये होगी वो होगी, भाई मुझे तो इसमें दिख नहीं रहा। गलत है, ये नोट मेंशन है। प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पे। सोच समझ के यूज करना चाहिए, तो ठीक है, विवेकपूर्ण, ठीक है। भारत को विनिमय आज के अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते, नोट मेंशन भाई, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक संवर्धन के विचार को प्रबल रूप से देखा जाने पर बल एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है, नॉट मेंशन है। तो इस तरह से इसमें बी जो आपका वो हो जाएगा सही। तो अगर आपको पैसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये स्टेटमेंट देखकर भी अपना आंसर निकाल सकते हो। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। विनिमय का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों के द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो दोनों ही मेंशन नहीं है यार, ऐसा तो मेंशन उपेक्षा नहीं करते हैं भाई, ये गलत है। स्थानीय स्तर पर नहीं किया गया, ये भी गलत है। रेगुलेशन तो लाइक की गए थे ना। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है। ठीक है, डी में आपका आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों नोट मेंशन है, ऐसा नहीं लिखा गया है पैसेज में, ठीक है। पहले इसको देखो यार, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत तापमान से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। अनुसंधानकर्ताओं को अब पता लगा है कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में बेंथोस के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है। इसका प्रभाव समग्र समुद्र स्तर परितंत्र पर पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पड़ेगा ही। उनका विश्वास है कि जल से निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तर ही तटीय श्रेणी में क्षीयमाण जैव विविधता का कारण है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं कि कौन सी वेद है। भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के
जो क्षेत्र है वो तेजी से गर्म हो रहे हैं। तो नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, गलत है ये तो। भूमंडलीय तापमान के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में ये अवसादन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, फिर सकता यानी कि पॉजिटिव। पिघलते हुए हमने तो कुछ क्षेत्रों में जीविता कम कर सकते हैं, ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इजी स्टेटमेंट है, कोई वो बताने वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे, मुझे पता है। बड़ा वाला ये बाद में करेंगे, इसके बाद में भी है क्या स्टेटमेंट, 18 नहीं है ना। चलो इन दोनों को देख लेते हैं, बड़े वाले उस पे 2 क्वेश्चन उसको बाद में देखेंगे। किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की, और उल्लू छोटे स्तनपाई जंतुओं का शिकार करते हैं। दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमने पूरी पिछली सहस्त्राब्दी में छोटे स्तनपाई जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। इस अनुसंधान से संकेत मिलता है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपाइयों का समुदाय स्थिर और प्रतिस्पंदी बना रहा। किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए जो परिवर्तन के कारण जैव मात्रा ऊर्जा प्रवाह में बड़ी मात्रा में गिरावट आती गई। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि जो आधुनिक परितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा जितनी सहजता से अतीत में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्व धारणाएं वेद क्या है, तो समझ में आ गया ना कि मानवीय कारणों से ज्यादा नुकसान हो रहा है जैव विविधता को, ना कि जो नेचुरली जो हुआ था उसकी बजाय, एज कंपेरिजन, है ना। तो भूमंडलीय तापन बारंबार होने से प्राकृतिक घटना है, ठीक है, एक होने वाली एक बारंबार एक घटना है, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, मानवीय कारणों से ये ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर इसमें गलत हो जाएगा, 3 आपका सही है, पढ़ना ही नहीं है। आसन भूमि भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, पूरा पूरा पैसा ही इसी पे दिया गया है। इस दो स्टेटमेंट को गलत करो, केवल बी जो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दिन अगर आगे बात करें कि खाद्य खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है, तेजी से हो रहा है, और यह तेजी से हो रहा है, ठीक है, विलोपन तो हो ही रहा है बट तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से 100 से भी कम बची है। फिलीपींस में कभी धान की 1,000 किस्में उगाई जा रही थी, परंतु अभी 100 से भी कम बची है। चीन में एक शताब्दी पहले ही पूरी खेती में गेहूं की जो किस्मों में 90% की किस्म जो 90% किस्में विलुप्त हो गई है। तो विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया, और हाल के वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों का और खाद्य के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन और वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उस उन कुछ फसलों पादपों का संहार कर दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो, तो हमारे लिए उन किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। तो पूर्व धारणा यहाँ पे कौन कौन सी बनाई जा सकती है। पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने के कारण एक प्रमुख कारण मनुष्य ही रहा है, मनुष्य इसका इकलौता कारण है, ये सी यहाँ पे बात कर रहा है। पूर्व धारणा वेद है तो एक्सट्रीम है ना, मनुष्य ही ऐसा कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। 1 नंबर को काटो, 1 नंबर को काटो, 2 नंबर आपको सही है, देखना ही नहीं है। देन इसके बाद में अगर आप आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो खाद्य उत्पादन और वितरण की शैली जो है अंतत तो गतवा निकट भविष्य में खाद्य की समस्याओं की ओर लेकर के जाएगी। ये वाली बात थोड़ा इसको होल्ड करो। और हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यताओं पर निर्भर हो सकती है। तो पूर्व धारणाएं पूछिए, भविष्य में खाद्य की कमी की ओर लेकर के जाएगी। तो खाद्य को लेकर के यहाँ भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन इसकी बात की जरूर, ये जरूर की है कि जो गेहूं है, चावल है, लाइक धान सेब, इनकी फसलें वो किस्में जो है वो कम हो गई हैं। बट यहाँ पे ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि लाइक खाद्य उत्पादन और वितरण की जो वर्तमान जो सेलियां तो निकट भविष्य में खाद्य की जो कमी की समस्या की ओर लेकर के जाएगी, नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। और इस तरह से 3 नंबर आपका गलत होगा। चौथा क्या कह रहा है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर कर सकती है, कैन पॉजिटिव है। और ऐसा सही भी है, सकारात्मक स्टेटमेंट है, इसको 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अब ये हो गया, ये भी हो गया आपका। अब इसको देख लो। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अलग पोषित और सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स की तुलना की। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों को सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार माँ के दूध के रासायनिक संगठन में अपरिवर्तित शर्करा यानी कि साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स पाई गई है, और इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तथापि शिशुओं का सूक्ष्म जीवों संरचित करने वाले जीवाणु इस पर शर्करा जो उनके शर्करा पर जो उनके खाद्य की तरह काम आता है, फलते फूलते हैं।
कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है, परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। तर्कसंगत विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष क्या है, तो विवेकपूर्ण चीजें तभी आएगी जब हमारे मानव जीवन को माताएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग है ना, जो वनरेबल सेक्शन होंगे, इस तरह में जो हमारी खुद की लाइफ होगी उसमें कैसे लाइक इफेक्ट हो रही चीजों से, कैसे नहीं हो रही, उन सब के बारे में लिखा गया। 63 की बात करें तो कौन सा यहाँ पे निष्कर्ष है, तो सबसे लास्ट वाला देखो कि पोषण पर आहार नली के जीवाणु के अहानिकारक प्रभाव का अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सही है। आगे लिखा क्या गया है कि कुपोषित माताओं के शिशुओं को माँ के दूध की जगह डेयरी का ये वाला दूध पिलाया जाना चाहिए। नहीं, क्यों? डेयरी वेरी का तो कोई मेंशन ही नहीं, वर्ड ही मेंशन नहीं है। कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीव संरोपित किए जाने चाहिए। नहीं, नॉट मेंशन है। क्यों? बच्चों को क्यों ऐसा करोगे भाई? मारो ना, मारना क्या बच्चों को? यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। कि नहीं किया जा सकता, वाह, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एंड नॉट मेंशन, दोनों इसको गलत करो। यहाँ पे विवेकपूर्ण निर्णायक तर्कसंगत मैंने क्या कहा था, लीक से हट करके बिल्कुल अजीब आपको मिलेगा आंसर। यहाँ पे ये आपका आंसर जाएगा, पॉजिटिव होगा, बहुत सारे डायमेंशन लिए होगा, बहुत सारे उसके अर्थ निकलते होंगे। देन सबसे लास्ट वाला यहाँ पे देखो कि पूर्व धारणाएं इसमें कौन कौन सी है। तो 64 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक प्रोबायोटिक समाधान, एक मतलब ये समाधान है, ऐसा कह रहा है। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे लिखी गई, पूर्वधारणा ये वेद है आपकी। जबकि यहाँ पे प्रोबायोटिक के समान है ये सब, वो सब ये यहाँ पे इट इज नहीं लिखा गया है कि बच्चों के उपचार के लिए समाधान जो सिर्फ ये एक प्रोबायोटिक है, खाद्य पदार्थ है। नहीं, ये ऐसा नहीं यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से आपका ये वाला ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल एक, सॉरी, जो आपका बी जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत है, और ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस तरह से इसमें केवल दो जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा एज इट इज यहाँ तो मेंशन ही नहीं है ना भाई, ऐसा तो लिखा ही नहीं गया है ना। तो इस तरह से क्या है कि आपका पूरा का पूरा पैसेज हो गया, सारा का सारा। बहुत परेशान किया इस पैसेज ने, और खैर अब क्या ही इलाज है। तो करना इसको अच्छे से आप लोग, यूपीएससी विद्यार्थी को फॉलो करो यार। शेयर भी कर सकते हो तो शेयर ही कर दो, कुछ नहीं है, बस ऊर्जा मिलती है। लोग अगर देखते हैं तो ऊर्जा मिलती है, और कुछ नहीं है। नोट मेंशन वाला देखो, एक स्टेटमेंट देखो, और करते रहो, आगे बढ़ते रहो, रिवाइज करो। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना मजा आ गया, और नहीं आएगा तो जो सुधार करने हैं वो सुधार कर, जो जो करने हैं वो लिख देना। ठीक है, धन्यवाद।